Hello and welcome to EACT classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. ये वीडियो आप तक EACT क्लासेस के YouTube चैनल से पहुंच रहा है और अगर आप इस वीडियो की PDF और बाकी वीडियोस की PDFs फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो आप वो EACT क्लासेस के टेलीग्राम चैनल t.me/EACT क्लासेस से डाउनलोड कर सकते हो या आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाके EACT क्लासेस सर्च कर सकते हो जहाँ पे आपको सारी PDFs मिल जाएंगी। अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स लाइक जनरल नॉलेज जिसमें जोग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, कल्चर एंड हेरिटेज, कंप्यूटर अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग जैसे टॉपिक्स की वीडियोस चाहिए तो आप EACT क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद आपका पार्ट 3 है। पार्ट 3 में आपके आर्टिकल्स आते हैं फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 और इट कवर्स द फंडामेंटल राइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके फंडामेंटल राइट्स को कवर करता है। एंड आपको पता होगा फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस से लिया गया है, दैट इज द बिल ऑफ राइट्स, वहाँ से ये लिया गया है। ठीक है, इसमें आर्टिकल 12 जिसमें उसमें पहले स्टेट को डिफाइन किया गया है क्योंकि स्टेट बहुत जगह पे स्टेट यूज होता है इन आर्टिकल्स के अंदर, तो पहले स्टेट को डिफाइन किया गया है कि स्टेट का मतलब क्या है। ठीक है, एंड स्टेट हैज बीन डिफाइंड एज द स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर या फिर कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसको स्टेट कहा गया है। इसके बाद आर्टिकल 13 इज लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन विद फंडामेंटल राइट्स। इसका क्या मतलब है कि आर्टिकल 13 जो है, आर्टिकल 13 बेसिकली बताता है कि कोई भी लॉ जो बनाया जाता है अगर वो इनकंसिस्टेंट है विथ द फंडामेंटल राइट्स, यानी अगर वो सिटीजन्स के या यहाँ के लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो वो नल एंड वॉइड हो जाता है। यानी गवर्नमेंट कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट होते हैं। तो आर्टिकल 13 बताता है कि कोई भी लॉ दैट्स इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वाइड, वो वाइड होगा, यानी वो जो है लागू नहीं होगा। एंड आर्टिकल 13 में ही आपको याद रखना है कि आर्टिकल 13 आपका बताता है, ये इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 13 के अंडर ही आता है, क्योंकि अगर कोई भी कानून गवर्नमेंट बनाती है और अगर वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू करवा सकते हो उस लॉ का या उस अमेंडमेंट का, आप जुडिशियल रिव्यू करवा सकते हो उसका, एंड आप उस लॉ को या उस अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड करार दे सकते हो थ्रू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का डॉक्ट्राइन है वो हमें आर्टिकल 13 प्रोवाइड करता है। एंड ये पावर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट्स को अंडर आर्टिकल 226। ये लिख के रखो कहीं पे कि जो जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट्स को भी दिया गया है अंडर आर्टिकल 226। यानी वो किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वो फंडामेंटल राइट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर एनी लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल under article 32 if it is in derogation with the fundamental rights, and high courts under article 226 अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके बाद ये तो आर्टिकल 12 और 12 में तो डिफाइन किया गया स्टेट क्या होता है, और आर्टिकल 13 में बताया गया कि फंडामेंटल राइट्स अगर कोई भी लॉ डेरोगेटरी होगा विद फंडामेंटल राइट्स तो वो नल एंड वॉइड होता है। ठीक है, वो लागू नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी लॉ नहीं बनाया जा सकता जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो, ये आर्टिकल 13 बताता है। लेकिन अब कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं ये उसके बाद के आर्टिकल बताते हैं। तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे। याद रखना है आपको, ओरिजिनली देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन आज की डेट में सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। देयर आर ओनली 6 नाउ। क्यों? क्योंकि एक आर्टिकल 31 में आता था राइट टू प्रॉपर्टी, यानी हर किसी, ये फंडामेंटल राइट बनाया गया था कि हर किसी को राइट है कि उसके पास उसके पास प्रॉपर्टी है। इसको एक फंडामेंटल राइट बनाया गया था अंडर आर्टिकल 31। लेकिन फिर 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, ये डेट याद रखना है, 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई जिसमें इस राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाया गया, इस आर्टिकल को जो है रिपील किया गया एंड इसको एक लीगल राइट बनाया गया। तो देयर आर 2 टाइप्स, एक होता है फंडामेंटल राइट, दूसरा होता है लीगल राइट। और इसको अंडर आर्टिकल 300A जो 12 में आता है
वहाँ पे रखा गया और इसको एक लीगल राइट बनाया गया, ना कि इसको एक फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए आज की डेट में हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर आर 6 ओनली। पहले 7 हुआ करते थे, इसमें से आर्टिकल 31 के अंडर जो आता था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको अब लीगल राइट बनाया गया है। ठीक है, ठीक है। अब ये कौन कौन से आपको राइट्स देखने को मिलते हैं, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, तो अगर मैं आपको बोलूँ, एक होता है राइट टू इक्वालिटी, दूसरा होता है राइट टू फ्रीडम, तीसरा होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फिर होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर होता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, फिर होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। ये याद रखना, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडी जो आर्टिकल 32 के अंदर आता है, जो मैंने आपको बोला जिसमें जुडिशियल रिव्यू अंडर सुप्रीम कोर्ट जो आता है। ठीक है, और आर्टिकल 31 के अंदर जो आता था राइट टू प्रॉपर्टी, वो अब रिपील हो गया। ठीक है, रिपील क्या, उसको अब लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो अब हमें 1 बाय 1 इन सारे राइट्स को पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें जो मैंने पहला राइट बोला दैट्स राइट टू इक्वालिटी, वो आर्टिकल 14 टू 18, यानी आर्टिकल 14 से लेके जो 18 तक के आर्टिकल्स हैं उनमें राइट टू इक्वालिटी के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद इसमें, ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 19 से लेके 22 तक जो है वो राइट टू फ्रीडम है। फिर आर्टिकल 23 और 24 वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। फिर आर्टिकल 25 टू 28 वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। फिर आर्टिकल 29 और 30 वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं। और आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले पढ़ना है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी 14 से लेके 18 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो हमें राइट टू इक्वालिटी देते हैं। इसमें आर्टिकल 14 सबसे पहले आता है। जो 14 वाला आर्टिकल है वो बताता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 बताता है दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि कानून के सामने सब एक जैसे होंगे, कानून की नज़र में सारे के सारे जो होंगे सिटीजन्स वो एक जैसे होंगे। तो ये आर्टिकल 14 बताता है। आर्टिकल 15 बताता है हमें प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी आर्टिकल 15 बताता है कि स्टेट रिलीजन की बेसिस पे, रेस की बेसिस पे, कास्ट या सेक्स की बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ की बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती बिटवीन द स्टेट्स। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 16 है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी तो आर्टिकल 16 हमें बताता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ये आर्टिकल 16 के अंडर बताया गया है। अब मे बी आप सोच रहे होंगे कि आखिर अगर इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इन एम्प्लॉयमेंट या इन गवर्नमेंट जॉब्स, तो फिर रिजर्वेशन कहाँ से होगी? रिजर्वेशन तो फिर अनइक्वालिटी दिखती है। लेकिन अगर आप आर्टिकल 16 को देखोगे तो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में लिखा हुआ है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट in favor of any backward class of citizens which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state। इसका मतलब है कि इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि स्टेट जो है वो रिजर्वेशन दे सकती है उन क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस को जिनको एडवोकेटली रिप्रेजेंटेशन नहीं है इन द गवर्नमेंट सर्विस। तो ये जो आपका आर्टिकल 16 है, ये आपका जो रिजर्वेशन है उसको आउटलाइन कर रहा है कि गवर्नमेंट रिजर्वेशन दे सकती है अगर उनको लगता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट, तो ये होली एंड सोली स्टेट या गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो किसको रिजर्वेशन देगी और किसको नहीं। सो जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए ही है, क्योंकि अगर कि कोई क्लास एडुकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है इन गवर्नमेंट सेक्टर, इन गवर्नमेंट जॉब्स, तो आर्टिकल 16 कहता है कि आप उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, आप उनकी रिप्रेजेंटेशन को बराबर लाओ। उसके लिए अगर आपको रिजर्वेशन भी देनी पड़े तो वो आप दो। आर्टिकल 17 जो है दैट इज रिलेटेड टू द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। यानी आर्टिकल 17 abolishes untouchability and forbids its practice in any form। यानी आर्टिकल 17 बताता है कि अनटचेबिलिटी को फॉरबिड किया जाता है और उसको प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। इसके बाद आपका आर्टिकल 18 है। आर्टिकल 18 जो है वो abolishes, दैट्स रिलेटेड टू द abolition of titles। यानी आर्टिकल 18 बताता है कि स्टेट जो है वो कोई भी टाइटल नहीं दे सकता एक्सेप्ट अगर कोई मिलिट्री टाइटल होगा या एकेडमिक डिस्टिंक्शन हो गया। किसी भी
को मिलिट्री या एकेडमिक के अलावा नहीं दे सकता, ठीक है। लाइक जैसे एकेडमिक, लाइक किसी को डॉक्टर है तो डॉक्टर एक टाइटल है, पीएचडी किसी ने कर ली तो उसका नाम क्या है, डॉक्टर है, वो तो एक एकेडमिक टाइटल है। या कोई मिलिट्री है तो उसके आगे फॉर एग्जाम्पल लेफ्टिनेंट कर्नल लगेगा, तो मिलिट्री टाइटल है। इसके अलावा जो है टाइटल नहीं दे सकता स्टेट, ठीक है। इसके अलावा इट प्रोहिबिट्स द सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, किसी फॉरेन स्टेट से भी टाइटल नहीं ले सकता कोई सिटीजन। ये आपका पहला फंडामेंटल राइट आता है जो है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 जो है वो बताता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। Article 16 is equality of opportunity in public employment. Article 17 is abolition of untouchability and Article 18 is abolition of titles. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। abolition of untouchability, abolition of titles पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ आर्टिकल 14 है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये पता होनी चाहिए आपको। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स में मैंने जो बोला सेकंड फंडामेंटल राइट जो है दैट इज राइट टू फ्रीडम। ये आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक आता है राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक राइट टू फ्रीडम आता है। इसमें शुरुआत हम करेंगे आर्टिकल 19 से। आर्टिकल 19 जो है ये 6 राइट्स देता है सारे सिटीजन्स को। पहला है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी हर बंदे को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हर कोई कैन से एनीथिंग और ही कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ, ठीक है। ये आर्टिकल 19 है। तो आर्टिकल 19 जो है इसमें आर्टिकल 19I आप या आर्टिकल 19A पहला जो इसमें आता है सब क्लॉज, वो बताता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके बाद दूसरा जो है दैट इज राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी आप कहीं पे भी जमा हो सकते हो, यू कैन प्रोटेस्ट, या कहीं पे भी आप यू कैन मेक एन रैलीज कर सकते हो पीसफुली विदाउट आर्म्स, आप कहीं पे भी जमा हो सकते हो। तो ये आर्टिकल 19B आपको ये राइट देता है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस आर्टिकल 19C, यानी आप किसी भी तरह की कोई एसोसिएशन, नॉट illegal association, like you can't make a terrorist organization but you can make associations जो कि like इलीगल ना हो, वो आप बना सकते हो। आप कोऑपरेटिव एसोसिएशन बना सकते हो, और यू कैन मेक एनी लाइक ट्रेडर्स एसोसिएशन या जिस तरह की भी लीगल एसोसिएशन या यूनियंस है वो आप बना सकते हो अंडर आर्टिकल 19। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यू हैव अ राइट, हर सिटीजन को राइट होता है कि वो फ्रीली कहीं भी घूम सकता है, एक्सेप्ट देयर आर सम एक्सेप्शन, ठीक है। राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप कहीं पे भी सेटल हो सकते हो, यू कैन बाई लैंड, यू कैन सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट देयर आर सम एक्सेप्शंस, ठीक है। देयर आर सम लीगल ग्राउंड्स ऑफ एक्सेप्शन, ये हर जगह होता है, ये हर आर्टिकल में होता है। लाइक जैसे होता था कोई, इट वाजंट लाइक एप्लीकेबल JNK की स्टेट में नहीं कर सकता था कोई भी, यहाँ सेटल नहीं हो सकता था, ठीक है, रिजाइड नहीं कर सकता था, ठीक है। इसके बाद आपका राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, आप कोई भी ऑक्यूपेशन या ट्रेड या बिजनेस कर सकते हो। हाँ, इसमें भी देयर आर लीगल ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन, लाइक यू कांट गो एंड लाइक यू कांट सेल और बाय ड्रग्स, ऐसा ट्रेड नहीं कर सकते आप। तो इलीगल, मैं लीगल मैटर्स की बात कर रहा हूँ, यू हैव अ राइट। आप कोई बोलेगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, गो एंड परस्यू डिग्री एंड आप डॉक्टर बन सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है, या आप कोई भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आर्टिकल 19 के अंदर आपके 6 राइट्स आते हैं। आर्टिकल 19 आपको 6 राइट्स देता है। That is first right to freedom of speech, freedom to assemble, right to form association, right to move freely throughout the country, right to reside and settle in any part of the country, and right to practice any profession or carry out any occupation or trade or business in India। ये आर्टिकल 19 के अंदर आते हैं, जो कि आपका राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है। आर्टिकल 20 आपको प्रोटेक्शन देता है इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 20 आपको ये राइट देता है कि आपको प्रोटेक्शन दी जाती है अगेंस्ट एनी आर्बिटरी और एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज पर्सन, वेदर सिटीजन और फॉरेनर और लीगल पर्सन लाइक ए कंपनी और ए कोऑपरेशन। इसमें आपको प्रोटेक्शन देता है इन रेस्पेक्ट टू द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, यानी अगर आप कन्विक्ट होते हो किसी क्राइम में, अगर आपको दोषी पाया जाता है किसी क्राइम में, तो फिर भी आपको कुछ लाइक प्रोटेक्शन दी जाती है। लाइक इस आर्टिकल के अंदर 3 क्लॉजेज हैं। फर्स्ट इज कि किसी भी इंसान को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है किसी ऐसे लॉ के अंडर जो उसके क्राइम करने के बाद लागू हुआ है। यानी अगर आज कोई नया लॉ बना है और उस लॉ के अंडर अगर कोई ऑफेंस डिफाइंड है, अगर कोई किसी शख्स ने आज से कुछ टाइम पहले वो ऑफेंस किया था, तो उसको बैक डेट में या उसको हम आज के लॉ के तहत उस ऑफेंस के लिए नहीं कर सकते कन्विक्ट। आई होप ये चीज़ आप समझ रहे हो। इसका मतलब है कि किसी भी इंसान को कन्विक्ट सिर्फ उस लॉ के अंडर किया जा सकता है जो उस टाइम पे एप्लीकेबल हो जिस टाइम पे उसने वो ऑफेंस किया हो। सेकेंड इज कि किसी भी शख्स को जितना उसने ऑफेंस किया है, जितना लॉ में डिफाइंड है उस ऑफेंस के लिए, जितना डिफाइंड है कि इतनी सज़ा होनी चाहिए, उससे ज़्यादा उसको सज़ा नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट क्लॉज है कि किसी भी पर्सन को
एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार कन्विक्ट नहीं किया जा सकता या पनिश नहीं किया जा सकता। एंड थर्ड इज़ कि किसी भी एक्यूज्ड को खुद के खिलाफ ही कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो खुद के खिलाफ ही विटनेस बन जाए। ये 3 चीज़ें, पहला है कि किसी भी शख्स को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता किसी ऑफेंस में किसी ऐसे लॉ के अंडर जो उस टाइम पे एप्लीकेबल ना हो, जो उसके बाद में लागू हो जाए। और दूसरा कि किसी भी शख्स को जितना लॉ के अंदर डिफाइंड होगा उससे ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं किया जा सकता, तो उससे ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती। इसके बाद किसी भी शख्स को प्रोसिक्यूट या पनिश नहीं किया जा सकता मल्टीपल टाइम्स फॉर द सेम ऑफेंस। इसके बाद किसी भी पर्सन को जो एक्यूज्ड है किसी ऑफेंस में, उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो खुद के अगेंस्ट ही विटनेस बन जाए। तो ये सारी चीज़ें आपके आर्टिकल 20 के अंदर आती है। ये प्रोटेक्शन आपको देता है आर्टिकल 20। सो आर्टिकल 20 गिव्स यू प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट टू द कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर आपने कोई ऑफेंस किया है तो अगर आपको कन्विक्ट किया जाता है, अगर आप उसमें दोषी पाए जाते हो, तो फिर भी आपको प्रोटेक्शन मिलती है कि आपको उससे ज़्यादा सज़ा नहीं मिल सकती, या आपको जो है 2 बार एक ही गुनाह के लिए सज़ा नहीं दी जा सकती। ये आपको आर्टिकल 20 ये प्रोटेक्शन देता है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका आता है दैट इज़ द आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 ये लिख के रख लो, इसको कहते हैं बेड रॉक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 इज कॉल्ड एज द बेड रॉक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये आर्टिकल 21 जो है ये बताता है दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये जो है ये दोनों सिटीजन और नॉन सिटीजन के लिए है, यानी हर शख्स को, हर सिटीजन को, चाहे सिटीजन हो या फॉरेनर हो, एलियन हो या सिटीजन हो, he or she has a right to live, he or she has a right to his life और हर पर्सनल लिबर्टी। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है ये आर्टिकल 21 में आते हैं। इसको कहते हैं बेड रॉक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी, एंड इसी के अंदर आपका राइट टू प्रिवेसी भी आता है। ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी सिविल सर्विसेज में इस साल भी। अब आर्टिकल 21 जो है, आर्टिकल 21 में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लाइट ऐसे तो हम कहते हैं इसको टाइटल या हेडिंग में इसमें लिखा हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लेकिन इसमें राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू प्रिवेसी जैसे मैंने बोला, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, वो भी इसी के अंडर आता है। राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, जो ना यहाँ हथकड़ी नहीं लगा सकते, अगर आपको पता होगा, जैसे यूएस में है, यूएस में लगा सकते हैं, यहाँ नहीं लगा सकते, वो आर्टिकल 21 के अंदर आता है। राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी के अगेंस्ट, वो भी इसी के अंदर आता है। इसके अलावा भी बहुत सारे और सारे राइट्स हैं जो कि इसमें आते हैं, ठीक है। मेन इसमें आप याद रखोगे, इसमें अगर पूछा जाए प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो आर्टिकल 21 के अंदर आता है। राइट टू प्रिवेसी भी इसी के अंदर आता है। राइट टू लाइवलीहुड भी इसी के अंदर आता है। राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री एजुकेशन, वो भी इसी के अंदर आता है। एंड इसके अलावा राइट टू फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड वो भी इस, लाइक अगर कोई बंदा होगा जो उसने कुछ लाइक से कोर्ट में वो है एंड अगर उसके पास नहीं है वकील, वो नहीं कर पा रहा है, तो स्टेट शैल प्रोवाइड ए वकील फॉर हिम और हर, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 21A जो मैंने बोला, जो इसी का एक पार्ट है, जो कि आपको देता है राइट टू एजुकेशन। याद रखना, राइट 21A इज़ राइट टू एजुकेशन। 21A याद रखना, ये 2002 की 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लाया गया था। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2002 ने ऐड किया था 21A सब आर्टिकल को एज राइट टू एजुकेशन, यानी हर 6 से 14 साल के बच्चे को, हर 14 साल तक के बच्चे को राइट है टू फ्री एजुकेशन, यानी 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा अंडर आर्टिकल 21A। आर्टिकल 22 इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस, यानी आर्टिकल 22 हमें बताता है कि प्रोटेक्शन देता है उन लोगों को जिनको अरेस्ट किया गया है या उनको डिटेन किया गया है। डिटेंशन में आपको पता है 2 तरह के डिटेंशन होते हैं, जो यूएपीए अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा तो उसमें ये चीज़ें आती हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट आता है। देयर इज़ अ प्यूनिटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि अगर किसी ने ऑफेंस किया एंड उसकी ट्रायल होगी, और जब कोर्ट में ट्रायल होगी और जब उसको पनिश करेगा कोर्ट, जब वो कन्विक्ट होगा उस क्राइम में, उस ऑफेंस में, तो फिर उसके बाद उसको डिटेन किया जाता है, उसके बाद उसको अरेस्ट किया जाता है। उसको कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि विदाउट ट्रायल पहले ही उसको डिटेन किया जाएगा, उसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। तो आर्टिकल 22 क्या है? बेसिकली आर्टिकल 22 जो है वो राइट देता है अगर आपको अरेस्ट किया जाता है या डिटेन किया जाता है, तो आपको ये राइट देता है टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, यानी
आपको हक है ये जानने का कि आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। आपको इसके अलावा आपको हक दिया जाता है टू कंसल्ट लॉयर, यानी लॉयर को कंसल्ट करने का राइट आपको इसी के अंडर आता है। इसके अलावा यू हैव अ राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर ए मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स इंक्लूडिंग द जर्नी टाइम। मतलब अगर आपको अरेस्ट किया गया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने प्रेजेंट किया जाना चाहिए। ये राइट आपको देता है आर्टिकल 22। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना है। तो आर्टिकल 22 आपको अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट कुछ डिटेंशन के केसेस में कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है। तो आर्टिकल मैंने बोला राइट टू फ्रीडम, जो कि सेकंड फंडामेंटल राइट है। इस फ्रीडम में आपको राइट टू फ्रीडम है, राइट टू असेंबल, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, राइट टू रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। आपको आर्टिकल 19 ये राइट देता है। आर्टिकल 20 आपको प्रोटेक्शन देता है इन रेस्पेक्ट टू कन्विक्शन। अगर आपको कन्विक्ट किया जाता है, आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी, जिसको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसमें आपका राइट टू एजुकेशन है, राइट टू प्राइवेसी भी आता है, एंड ये इसको बेड रॉक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। एंड आर्टिकल 22 इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन केसेस। इसके बाद जो थर्ड फंडामेंटल राइट है, दैट्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आर्टिकल 23 और 24 आते हैं। आर्टिकल 23 एंड 24 आते हैं आपके राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। एंड आर्टिकल 23 जो है वो प्रोहिबिट करता है ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यानी आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर। अगर आपको पता होगा, जो जिसको बेगार कहते थे, बेगार सिस्टम या बेगर जिसको कश्मीरी में कहते थे, कि विदाउट पे जो काम करवाते थे यहाँ पे महाराजा के टाइम पे, उससे प्रोहिबिट करता है आपका आर्टिकल 23। एंड इसके अलावा जो ट्रैफिकिंग होती है, लाइक तस्करी जो इंसानों की होती है, इंसानों को बेचा जाता है, उससे प्रोटेक्ट करता है आपको आर्टिकल 23, यानी इट प्रोहिबिट्स फ्रॉम ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आर्टिकल 24 जो है, आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस अंडर द एज ऑफ 14, यानी आर्टिकल 24 जो है, इट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स। किसी भी फैक्ट्री या किसी भी हजार्डस एक्टिविटी में या कंस्ट्रक्शन वर्क में आप 14 साल से कम के बच्चों को नहीं कर सकते। यू कांट रिक्रूट देम देयर, यू कांट एम्प्लॉय देम देयर। तो चाइल्ड लेबर, आप इसको अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूँ तो चाइल्ड लेबर से बचाता है आपको आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 23 एंड 24 आपको एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है। एक्सप्लॉयट आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फोर्स्ड लेबर के थ्रू किया जा सकता है, या चाइल्ड लेबर के थ्रू एक्सप्लॉयट किया जा सकता है। तो आर्टिकल 23 एंड 24 गिव यू द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी आपके मजहब का राइट, आपके मजहब का फ्रीडम, आप कोई भी मजहब चूज़ कर सकते हो। ये आपके आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक देता है। एंड एक्जैक्टली अगर हम देखेंगे, इसमें आर्टिकल 25 आता है। आर्टिकल 25 बताता है कि ऑल द पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। यानी आप कोई भी किसी भी धर्म में मान सकते हो, किसी भी रिलीजन में मान सकते हो, और आप कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो और प्रोपेगेट भी कर सकते हो। लाइक यू कैन टेल पीपल कि आप प्रोपेगेट कर सकते हो, आप दावत दे सकते हो बाकी लोगों को अपने रिलीजन में आने की। तो यू हैव अ राइट टू डू दैट। वो आर्टिकल 25 आपको देता है। आर्टिकल 26 गिव्स यू अ फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स, यानी आर्टिकल 26 आपको राइट देता है, बेसिकली राइट देता है हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को, या आप मान सकते हो हर रिलीजन को, हर रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन या ह्यूमन को, कि वो एस्टैब्लिश कर सकता है अपने और मेंटेन कर सकता है अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या रिलीजियस पर्पस के लिए या चैरिटेबल पर्पस के लिए। राइट देता है किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को टू मैनेज इट्स ओन मैटर्स, मैनेज इट्स ओन अफेयर्स। एंड इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह ले सकते हैं। तो जो लाइक अगर इफ़ यू वांट दरगाह होते हैं या आश्रम होते हैं, वो इसी आर्टिकल 26 के अंडर आते हैं। लाइक दे हैव अ राइट, दे हैव अ फ्रीडम कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स खुद मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 27 है। आर्टिकल 27 जो है, ये बताता है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। यानी अगर कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इट हैज़ फ्रीडम ऑफ टू पे टैक्सेस, ये आपको आर्टिकल 27 देता है। और आर्टिकल 28 देता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। बेसिकली आर्टिकल 28 बताता है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। यानी अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल है या गवर्नमेंट कॉलेज है या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस है वो नहीं दी जाएंगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन ये आपको याद रखना है, ये सिर्फ उन जगहों पे है जो होली एंड सोली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनको स्टेट फंड्स पे जो होली एंड सोली चलते हैं। ठीक है,
ठीक है। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन अलग अलग टाइप के होते हैं, लाइक इंस्टीट्यूशंस जिनको होली एंड सोली मेंटेन करता है स्टेट, वो एक तरह के हो गए, वहाँ पे नहीं दे सकते रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। लेकिन देयर आर इंस्टीट्यूशंस जिनको एडमिनिस्टर करता है स्टेट या लेकिन जिनको एक ट्रस्ट के अंदर बनाया गया है। इसके बाद इंस्टीट्यूशंस जिनको रिकग्नाइज करता है स्टेट, एंड देयर आर इंस्टीट्यूशंस जिनको फंड्स मिलती हैं, लाइक सेमी गवर्नमेंट को आप कह सकते हो। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, लेकिन यहाँ पे होली एंड सोली स्टेट रन करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है आपको, या आर्टिकल 25 आपको फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन देता है। राइट टू आर्टिकल 26 आपको राइट देता है टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 गिव्स फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेस किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए। एंड आर्टिकल 28 जो है ये फ्रीडम देता है फ्रॉम अटेंडिंग एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। इसके बाद आपके आर्टिकल 29 एंड 30 आपके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में आते हैं। एंड एग्जैक्टली आर्टिकल 29 जो है ये प्रोटेक्शन देता है ऑफ ये इट गिव्स प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो आर्टिकल 29 बताता है कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। यानी ये जितनी भी ये बेसिकली माइनॉरिटीज़ को उनके इंटरेस्ट या उनके कल्चर, उनके स्क्रिप्ट, उनकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का राइट देता है। दैट यू हैव अ राइट, अगर आपका एक अलग एक स्क्रिप्ट है, अलग एक लैंग्वेज है, अलग एक कल्चर है, यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर कल्चर, यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। ये आपको आर्टिकल 29 देता है। इसके अलावा आर्टिकल 29 के सब क्लॉज 2 में कहा गया है कि किसी भी सिटीजन को एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दैट्स मेंटेन्ड बाय द स्टेट, या जिस इंस्टीट्यूट को स्टेट फंड से एड मिलती है वहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को, वहाँ पे किसी भी सिटीजन को एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, सेक्स, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। आर्टिकल 30 जो है, आर्टिकल 30 देता है राइट टू माइनॉरिटीज़, यानी माइनॉरिटीज़ को राइट देता है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुद एस्टैब्लिश कर सकते हैं और उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये राइट जो है आर्टिकल 30 उनको देता है। तो आर्टिकल 29 एंड 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं। आर्टिकल 29 बेसिकली कल्चरल राइट है एंड आर्टिकल 30 जो है एजुकेशनल राइट है, ठीक है, और ये माइनॉरिटीज़ के लिए ज़्यादातर, ठीक है। इसके बाद आपका आर्टिकल 31, अगर आपको याद होगा, वो मैंने बोला कि वो सिक्स फंडामेंटल राइट था, या सेवन्थ आप मान सकते हो, सेवन्थ फंडामेंटल राइट था जो अब लीगल राइट बन गया है, दैट्स राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन अब आर्टिकल 32 जो है वो आपका नेक्स्ट और लास्ट फंडामेंटल राइट है, दैट इज़ राइट जिसको हम कहते हैं रेमिडीज़ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, या जिसको आप कह सकते हो जो जुडिशियल रिव्यू अंडर सुप्रीम कोर्ट है वो इसी के अंडर आता है। यानी तो आर्टिकल 32 जो है वो राइट देता है टू द रेमिडीज़ फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यानी अगर किसी भी इंसान को लगता है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट हुए हैं, तो ही कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, और वो सुप्रीम कोर्ट को बता सकता है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट हुए हैं। इस आर्टिकल को कहा जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेडरॉक याद रखना, बेडरॉक मैंने आपको बोला वो आपके आर्टिकल 21 को कहा जाता है, और हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये आपके आर्टिकल 32 को कहा जाता है। इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडी भी, इसको कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडी। पूछा जा सकता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडी, याद रखना आर्टिकल 32 गिव्स द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडी आर्टिकल 32, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। एंड अगर आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट रिट्स या डायरेक्शंस जिनको हम कह सकते हैं इशू कर सकती है। अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स हो रहे हैं वायलेट, तो सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स, WRITS रिट्स, जो मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स, देयर इज हेबस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्चरी एंड क्यो वारंटो, जिसके बारे में आगे मैं आपको बोलूँगा। यही जो है ये आपके आर्टिकल 32 के अंदर आते हैं, जो रिट्स कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिट्स जो सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करता है वो इसी के अंडर आता है। तो आर्टिकल 32 में मैंने आपको बोला कि आर्टिकल 32 इज़ द गिव्स द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़, या ये इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसी आर्टिकल के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट जो है वो आप जुडिशल रिव्यू करवा सकते हो किसी भी लॉ का जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, एंड सुप्रीम कोर्ट इसी आर्टिकल के थ्रू जो है जुडिशल रिव्यू कर सकता है किसी भी लॉ को। और साथ में मैंने आपको बोला कि आर्टिकल 32 अगर पूछा जाए कि अंडर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स, तो वो भी इसी के थ्रू आता है, रिट्स भी इसी के थ्रू इशू करता है वो। एंड देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स, देयर इज हेबस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्चरी एंड क्यो वारंटो, जो मैंने आपको बोला। एंड इसके अलावा आर्टिकल 226 जो बाद में मैं पढ़ाऊंगा कि अगर हाई कोर्ट आप जाना चाहोगे तो हाई कोर्ट जो है वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है अंडर आर्टिकल 226, ठीक है। तो
तो अगर मैं फंडामेंटल राइट्स को रिवाइज करने की कोशिश करूं तो मैंने आपको बोला कि वी हैव टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स, 7 हुआ करते थे। एक आपका जो है उसको लीगल राइट बना दिया गया है जो कि आपका राइट टू प्रॉपर्टी था। इसमें हमने देखा राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक आते हैं। फिर राइट टू फ्रीडम, इसमें आपके 19 से लेकर 22 तक आते हैं। आर्टिकल 19 आपको 6 राइट्स देता है। आर्टिकल 21 में हमने देखा राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी जो इंपॉर्टेंट है, जिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड इसके अलावा हमने देखा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और 24 ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट आपको ये बचाता है। इसके बाद फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, ये 4 आर्टिकल हैं। इसके बाद कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 कल्चरल राइट्स देता है माइनॉरिटीज़ को टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू मैनेज देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आर्टिकल 30। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडी, राइट टू जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट जो कि आर्टिकल 32 के अंडर आता है। रेमिडीज़ फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो कि आपका आर्टिकल 32 आता है। तो ये आपके फंडामेंटल राइट्स आते हैं। इनमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं जिनका आपको डेफिनेटली पता होना ही होना चाहिए, जो मैं अगर फिर से रिवाइज़ करने की कोशिश करूँ, जिनका आपको याद होना चाहिए, बिकॉज मैं बार बार रिवाइज़ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये सारे जो हैं ये याद हो जाएं एंड आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आसानी हो। तो मैंने सबसे पहले आपको बोला कि इसमें हम शुरुआत करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। तो हम शुरुआत करते हैं आर्टिकल 14 से। 14 to 18 आपके राइट टू इक्वालिटी है। तो 14 आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ है। 15 आपको प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ है। आर्टिकल 16 is equality of opportunity in public employment. Article 17 abolition of untouchability. Article 18 is abolition of titles. फिर आपका राइट टू फ्रीडम आता है आर्टिकल 19 to 22। इसमें आर्टिकल 19 जो है वो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो 9 राइट्स मैंने आपको बोले, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू असेंबल, फ्रीडम टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस और यूनियंस। इसके बाद इसके अलावा फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, फ्रीडम टू रिजाइड एनीवेयर इन द कंट्री, ऐसे राइट्स आपको आर्टिकल 19 देता है। आर्टिकल 20 आपको देता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन। अगर आप कन्विक्ट होते हो तो फिर आपको कैसी जो प्रोटेक्शन चाहिए होती है वो आपको आर्टिकल 20 देता है। आर्टिकल 21 आपको देता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसमें आपका राइट टू एजुकेशन भी आता है आर्टिकल 21A के अंडर, और इसमें आपका आता है राइट टू प्राइवेसी भी। आर्टिकल 21 मैंने आपको बोला राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, जो मैंने ऑलरेडी बोला। आर्टिकल 22 आपको देता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। राइट अगेंस्ट डिटेंशन आपको देता है 22। 20 देता है राइट प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट टू कन्विक्शन। ठीक है, 20 और 22 है ये। फिर आपके 23 से लेके 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 23 आपको ये प्रोहिबिट करता है फ्रॉम ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। एंड 24 जो है दैट इज़ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, इसके बाद फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। 25 गिव्स यू द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस and free profession, practice and propagation of religion. 26 is freedom to manage religious affairs. Article 27 is freedom from payment of taxes, and Article 28 is freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in certain educational institutions, जो मैंने आपको बोला। ठीक है, आर्टिकल 29 और 30 ये आपके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ है, टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। इसके बाद आर्टिकल 30 आपका है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो मैंने आपको बोला राइट टू एस्टैब्लिश एंड मॉनिटर एंड मैनेज देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसके बाद आपका जो आर्टिकल 31 हुआ करता था दैट इज़ कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी या राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको रिपील किया गया है, जिसको अब लीगल राइट बनाया गया है, जो मैंने आपको बोला। इसके बाद आर्टिकल 32 है जो कि आपका नेक्स्ट वो है। आर्टिकल 32 इज़ रिलेटेड टू द रेमिडीज़ ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स। इसमें आपकी रिट्स आती हैं। इसमें आपका आता है जो जिसको आप कह सकते हो जुडिशियल रिव्यू अंडर सुप्रीम कोर्ट, वो आर्टिकल 32 के अंदर आता है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द DPSPs, दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी।